we are going to start chapter number 9 of your chemistry volume 1, coordination compounds. Coordination compounds, beta, these are the complex compounds which are formed by the combination of two or more than two stable compounds, or you can say two or more than two simple stable compounds. ठीक है? Okay, they are stable in nature, additional stability रहती है, ठीक है, and most of all they retain their properties even in their dissolved form. ऐसे कंपाउंड्स जो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स से मिलके बनते हैं एंड विच रिटेन्स देयर ओन प्रॉपर्टीज इवन इन देयर डिसॉल्व्ड फॉर्म. Such type of compounds are known as coordination compounds. You can write the definition: the molecular compounds which are formed, molecular compounds which are formed by the combination of two or more than two simple compounds. और सिंपल मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, कंपाउंड्स कह लीजिए. ओके, एंड रिटेन देयर प्रॉपर्टीज retained their properties even in dissolved form. Here, okay, means special type of compounds which are formed by the combination of two or more than two simple compounds, ठीक है, and which are capable of retaining their own properties even in their solution form or even in their dissolution dissolved form, dissolved state. Such type of compounds are known as coordination compounds. For example, hemoglobin is a coordination compound of iron. Okay, similarly chlorophyll, which is found in the green plants, that is the coordination compound of magnesium. Similarly, vitamin B12 is a coordination compound of cobalt. Okay, and similarly other types of, there are a lot of coordination compound which have great importance in our day to day life. काफी ज्यादा importance रखते हैं इवन इन आर बायोलॉजिकल लाइफ जो हमारी है उसमें भी, ठीक है, एज वेल एज इंडस्ट्रियल लाइफ जो रहती है उस केस में भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, जैसे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे एक चैप्टर आपके पास जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में स्टडी किया जाता है. वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, वो काफ़ी हद तक यूज़ किए जाते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, स्पेशली मेटल्स. इसके अलावा कैटलिस्ट के तौर पे, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के तौर पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है. एनालिटिकल एजेंट रिएजेंट्स की फॉर्म में इन द लैब्स, जैसे आपके पास मेडिकल लैब्स होती हैं जहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होती है, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है. ठीक है जी.
इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेसेस जो रहती हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स काफ़ी रोल प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ डाइंग एजेंट्स जो होते हैं, एंड एज वेल एज इन द मेडिसिनल, जो आपके पास इंडस्ट्रीज जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, या हमारी जो मेडिकल लाइफ है वहाँ पे काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की यूटिलाइजेशन जो है वो की जाती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया गया था, दैट वाज स्टडीड बाय अल्फ्रेड बर्नर इन 1892। ये साइंटिस्ट थे एक, ठीक है जी। इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी, ठीक है, और इन्होंने एक थ्योरी रिप्रेजेंट की थी, कुछ जनरलाइजेशन दी थी जिनको बोला जाता है वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक है जी। अल्फ्रेड वार्नर साइंटिस्ट थे ये, अल्फ्रेड वार्नर इन 1892 में इन्होंने ये थ्योरी जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। They do a great work in the study of coordination complexes or in the study of coordination compounds. He prepared large number of coordination compounds and studied their various properties like physical, chemical, as well as their isomeric behaviors. ठीक है, by experimentation, by doing simple experimentations. ठीक है, he isolated cobalt compounds from the reaction of cobalt chloride एंड अमोनिया। कोबाल्ट कंपाउंड्स को उन्होंने आइसोलेट किया था, ठीक है जी। और इनके जो नेम्स हैं, जो कोबाल्ट कंपाउंड्स के जो नेम वगैरह थे, ये रखे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर ऑफ द कंपाउंड, जिनसे उनको आइसोलेट किया गया था। आइसोलेटेड कोबाल्ट कंपाउंड जो थे, इनके जो नेम वगैरह रखे गए थे, दे आर फ्रॉम देयर कलर कॉम्बिनेशंस। सो मैक्सिमम केसेस में जितनी भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की थी, उनमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन थी जिनके थ्रू उन्होंने ये स्टडी किया था। इसके अलावा कंडक्टेंस मेजरमेंट्स थी, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वगैरह स्टडी की गई थी, एज वेल एज आइसोमेरिक बिहेवियर के केस में स्ट्रक्चरल एनालिसिस और कंपोजिशन के बारे में स्टडी किया गया था। सो दीज आर द वेरियस यू कैन से फील्ड्स with the help of which Warner gave the particular type of generalizations regarding the coordination compounds, and these all generalizations are known as Warner's theory of coordination compounds. इन सभी generalizations को एक सीक्वेंस में सिस्टमैटिक वे से रिप्रेजेंट किया गया, जिसको बोला जाता है वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। According to Warner coordination theory, you can write the main postulates of the theory, that the very first of all, in coordination compounds, the central metal atoms means which form the coordination compound, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि हीमोग्लोबिन आयरन का कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन, क्लोरोफिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल्स शो टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस और टू टाइप्स ऑफ यू कैन से वैलेंसीज। वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। दैट इज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड metals exhibit two types of valencies, namely primary valencies and secondary valencies. Primary valency is generally ionizable part of the coordination compound, whereas the secondary valency is non-ionizable. और इन
other words you can say the primary valency corresponds to the oxidation number or oxidation state of the metal atom present in the coordination compound. जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो क्या होगी, दैट कॉरस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. ओके, एंड द सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पर्टिकुलर मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्लियर? मीन्स टू से अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी, द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट in coordination compound the central metal atom shows two types of valencies. One is primary valency which corresponds to the oxidation state of the central metal atom, and the second is the secondary valency which corresponds to the coordination number of that particular metal atom. Coordination number means the number of atoms or group of atoms that directly attached with that particular स्पीशी, दैट पर्टिकुलर इन कोऑर्डिनेशन दैट इज मेटल एटम के साथ जो डायरेक्टली अटैच होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है उस केस में. ठीक है जी. जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है बाय द नेगेटिव आइंस, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं दे, जैसे कि हमने डिस्कस किया ही है, दे जस्ट रेफर्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है जी. Second postulate was every metal has a fixed number of secondary valencies. That is, हर एक पर्टिकुलर मेटल के केस में, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होगी उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसीज रहती हैं दैट रिमेन्स फिक्स्ड. मीन्स टू से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, फिक्स रहता है. ठीक है जी. द प्राइमरी वैलेंसी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल होती हैं. ठीक है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयोनाइजेबल रहती हैं. और ये क्या होती हैं, दीज आर जस्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. ठीक, एंड दे आर सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस जो भी वहां पे उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट रहेंगे. इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, एंड रिमेन्स फिक्स्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. थर्ड पोस्टुलेट वाज the metal atom present in the coordination compound tends to satisfy both of its valencies. जो सेंट्रल मेटल एटम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसकी दोनों की दोनों वैलेंसीज सेटिस्फाई होती हैं, दैट इज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया ही है कि प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव आयंस एज वेल एज some of the neutral ions which is present, whereas secondary valencies are satisfied by either negative ions or neutral molecules. mostly जो primary valencies होती हैं जनरली वो तो नेगेटिव आयंस के साथ सेटिस्फाई की जाती हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसीज दोनों में से कोई भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं. इन सर्टेन केसेस की बात करें तो नेगेटिव आयन may satisfy both type of valency, that is primary as well as secondary valencies. The fourth postulate was the secondary valencies are always directed towards the fixed positions in space. कहने का मतलब ये है कि जो ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं. सेकेंडरी वैलेंसीज जो रहती हैं वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं. ठीक है जी. They are directed towards the fixed positions in space and this leads to the definite geometry of the coordination compounds. जो secondary valencies होती हैं कहने का मतलब they have special spatial arrangements, okay, corresponding to the different coordination numbers. And nowadays spatial arrangements are known as coordination polyhedra. आज की डेट में इनको पॉलीहेड्रा के नाम से जाना जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा. ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल रेंज बनती हैं और ये हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफरेंट ज्योमेट्रीज जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स होते हैं. कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स को डिटरमिन करती हैं. स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डिटरमिन्ड बाय द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ द
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जबकि जो प्राइमरी वैलेंसीज रहती हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल होती हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी criteria for studying the stereochemistry of that particular compound. In this way, you can explain the various postulates of Werner's coordination theory. Clear, beta? Now, let us discuss some of the examples. For example, in case of the compound CO NH3 and it is Cl3. If you are asked to determine the number of primary valencies or secondary valencies, what is the primary valency and secondary valency of this molecule, then you have to represent the molecule geometrically. Clear? Now this molecule can be represented as like this. You can explain it. CO, that is, it is the central atom. CONH3 6Cl3. CO is the central metal atom present in the coordination compound. Now here, two types of valencies are shown by two different ways. One by thicker lines and one by dotted lines. ठीक है? The ionizable part is that which is present outside the square bracket. That is known as the ionizable part. This part is ionizable and this part is non-ionizable. Okay. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स से बाहर वाली जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं वो आयोनाइजेबल पार्ट कहलाते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है मींस स्क्वायर ब्रैकेट होल, दैट इज द नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे स्पीशीज उनको सेंट्रल मेटल के साथ थिकर लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह से NH3 NH3 NH3। ओके, इस तरह से इधर NH3 NH3 NH3। ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट हो गया आपका। क्लियर? दैट इज जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइंस। ये सेकेंडरी वैलेंसीज हैं सारी की सारी 6 इन नंबर। नाउ जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइंस अलोंग विद दिस। ये इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है जी, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पुट द होल मॉलिक्यूल इन द ब्रैकेट। सो ध्यान रखना है, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द थिकर लाइंस। दीज आर ऑल थिकर लाइंस which represent the secondary valencies, and all dotted lines will represent the primary valencies of the coordination compounds. अगर मान लो आपको एग्जाम में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आती है, आपको बोला जाता है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। क्लियर? अगर नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में आपसे बोला जाता है यहाँ पे, तो आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे कि जो थिक लाइंस होंगी दे विल रिप्रेजेंट द सेकेंडरी वैलेंसीज, और जो डॉटेड लाइंस रहेंगी दे विल रिप्रेजेंट द प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी तरह से अदर केसेस में भी
किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपकी जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज की, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस पर्टिकुलर स्पीशीज, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया ही है। ओके, आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल पार्ट जैसे ये है आपके पास, जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब मान लीजिए इसकी डिसोल्यूशन करते हैं, इस मॉलिक्यूल की मान लीजिए डिसोल्यूशन कर रहे हो आप, 6Cl3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये केस हो जाएगा CONH3 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, ये दिस इज द केस। ओके, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा एक चीज, और वो आयनाइजेबल पार्ट अलग हो गया वहां से, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितनी आ गई, +3, यानी क्या हुई ये, दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द number of primary and secondary valencies present in a coordination compound. Okay, so these are the, in this way you can explain different molecules. Like for example, we can take another example as when the ionizable part decreases, that is COCl2 NH3 4, and in this case it is a Cl, this one. Now in this case only one will be the ionizable part, that is primary valency is 1 only, so these two becomes thicker lines, and one will be the ionizable part, which is represented by the dotted line, which represent the primary valency of the compound. Is that clear, beta? Okay, so this is all. Similarly, in other cases you can explain the number of primary and secondary valencies according to Warner theory. Okay, now another question arises, what is the difference between double salt and coordination compound? वार्नर थ्योरी को बेटा अच्छी तरह से कर लेना, इसके पोस्टुलेट्स, ये 1 और 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है जी। 1 मार्क में जैसे असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बन सकता है, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है 1 और 2 मार्क्स में, जहाँ पे आपसे यही पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो आपने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक। और कोई कंपाउंड दिया जा सकता है, आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर देयर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कितनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए बेशक, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट में, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है ये। On the basis of Warner coordination theory, assign the secondary valencies to the metals in the following compounds. ठीक है, आपने क्या करना है, सेकेंडरी वैलेंसीज असाइन करनी है। आपको ये गिवन है यहाँ पे कि कितने आयोनाइज्ड पार्ट में कितने मोल्स जो हैं वो पर्टिकुलर आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड मॉलिक कंपाउंड है ये, प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, तो यहाँ से आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली फिर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करना है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसीज होंगी वो आयनाइजेबल पार्ट रहेंगे, तो आयनाइजेबल पार्ट जितने होंगे वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसीज प्राइमरी वैलेंसी रहेगी, और सेकेंडरी वैलेंसी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली जो प्रेजेंट रहेगा वो होगा उसके इसमें। यहाँ पे आपने सेकेंडरी वैलेंसीज रिप्रेजेंट करनी है इस क्वेश्चन में, क्लियर। So question was next is difference between double salt and a complex compound or a coordination compound. तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में जो मेन डिफरेंस रहता है, दैट इज सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इवन इन देयर डिसॉल्व्ड फॉर्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिटेन्ड देयर प्रॉपर्टीज इन देयर डिसॉल्व्ड फॉर्म,
वेयर एज डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटीज। जो डबल सॉल्ट होते हैं वो अपने आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, डिजोल्व फॉर्म में वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल पोटाश एलम की बात करें तो पोटाश एलम को जब हम डिजोल्व कर देते हैं दैट डज नॉट रिमेन पोटाश एलम, वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देती है वहाँ से। बाकी जो डबल सॉल्ट्स होते हैं, डबल सॉल्ट्स ऑलमोस्ट एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट ओनली, सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे ही हम उनको डिसॉल्व करते हैं एक्वा सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वो डिसोशिएट कर जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं एज वेल एज लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम उनको डिसॉल्व भी कर देते हैं दे डू नॉट गेट्स डिसोशिएटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, वो एज इट इज अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखते हैं। ठीक है जी। बाकी डबल सॉल्ट जो होते हैं मेटल आयंस एग्जिबिट देयर नॉर्मल वैलेंसी। जो मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं डबल सॉल्ट्स में वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 जैसे भी है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वहां पे मेटल आयन जो रहते हैं दे आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी। नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है आयंस या मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। बाकी डबल सॉल्ट में मेटल आयन शो देयर दैट इज जो डबल सॉल्ट्स होते हैं दे आर एसेंशियली सेम एज दोज ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। लेकिन दूसरे केसेस में जो प्रॉपर्टीज रहती हैं दे गेट्स रिटेन्ड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा कि हमने डिस्कस किया ही है। सो 3 या 4 डिफरेंस आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट में कर लेने हैं। कई बार 1 मार्क में या 2 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट है आपके पास सम डेफिनेशंस ओके रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हम टर्म्स यूज करते हैं, तो उन टर्म्स की डेफिनेशंस 1 मार्क में आपको पेपर में आ सकती हैं। जैसे कौन कौन सी? द वेरी फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अनदर वन इज सेंट्रल एटम, अनदर वन इज लिगेंड्स। ठीक है, इस तरह से ये डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी के लिए। तो इस केस में दीज आर ऑल डेफिनेशंस हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना आप लोगों ने। सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको हम बोलते हैं, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज सिंपली विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन बॉन्डेड विद फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ओके, विच इज प्रेजेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज होगी वो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है COCl3NH3 NH3 थ्राइस। तो ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ठीक है जी, इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसमें कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एज अ सेंट्रल मेटल एटम है। बाकी जो अदर प्रेजेंट है दैट इज आपके पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट है एंड अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 3। इसी तरह से आयनिक के केस में बात करें, जैसे ये रहती है निकल NH3 3 पॉजिटिव, या Ni निकल CO6, ये कार्बोनिल होता है, नॉट कोबाल्ट, कार्बोनिल है, ये ग्रुप होता है। ये सारे कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाते हैं बेटा। ठीक है जी।
that is central metal atom or ion, and the molecules or ions bonded to it which are present in the square bracket, which are enclosed in a square bracket, are known as coordination sphere और coordination entity. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज, ये तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रल, कैटाइनिक एंड एनाइनिक. जैसे ये आपके पास है न्यूट्रल, ये है आपके पास कैटाइनिक. इसी तरह से एक एनाइनिक होते हैं. एनाइनिक में जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं FeCN6 4 नेगेटिव, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है. दैट इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आयरन का. निकल वाला, दिस इज कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एंड दिस कोबाल्ट एंड दिस निकल इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं ये. ठीक है जी. द सेकंड, दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन एंटिटी. द सेकंड वन इज सेंट्रल एटम और आयन एंड लिगेंड्स. सेंट्रल एटम और आयन एंड लिगेंड्स, या लाइगेंड भी बोलते हैं इनको, लाइगेंड. तो सेंट्रल एटम तो सिंपली मेटल एटम होता है. ठीक है जी. विच इज या with which a fixed number of neutral molecules or ions are attached in the coordination entity, that is known as a central metal atom. लीगेंड क्या रहता है? लीगेंड इज, या लाइगेंड जिसको हम बोलते हैं, इट इज द न्यूट्रल और आयन बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स. होगा क्या? या तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगा, या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर हमेशा, जिसके सेंट्रल एटम के ऊपर हमेशा लॉन पेयर प्रेजेंट रहते हैं. जैसे वाटर, H2O के केस में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर रहते हैं. अमोनिया, NH3 के केस में N नाइट्रोजन के ऊपर 1 लॉन पेयर प्रेजेंट रहता है. इसके अलावा Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है, सल्फेट आयंस. क्लियर? इसी तरह से अदर्स. ठीक है, ये लीगेंड कहलाते हैं. द नेगेटिवली चार्ज स्पीशी or neutral species containing lone pair on central atom which is capable of donating electron pair to the central atom to form the coordinate bond, that is known as ligand. इसको ligand बोलते हैं. that is atom और molecule और ion. ion कौन सा? anion होगा, anion, which is capable of donating a pair of electrons to the central atom, pair of electrons to the central atom, central metal atom or metal ion, and forms a coordinate bond with that particular central atom, is known as ligand. Clear? तो ligand के केस में depending upon the number of electron pairs that are present on the central atom, that is donor, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंगली लिगेंड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है, और ये जो टेंडेंसी रहती है, क्लियर, दैट मीन्स टू से, जैसे मान लीजिए एक डोनर एटम है तो उसको बोल देंगे यूनिडेंटेट लिगेंड. अगर 2 डोनर एटम है तो बोल देंगे बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड. अगर 3 है तो ट्राइडेंटेट, अगर 4 है तो टेट्राडेंटेट. इसी तरह से 4 से ओवर फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं ये. मतलब टोटल डोनर एटम कितने प्रेजेंट है वहां पे. ऐसे कितने एटम है जिनके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है जो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके सेंट्रल एटम के साथ. उस पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ एटम, ऐसे नंबर ऑफ एटम जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम के साथ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी, that provide the denticity of that ligand, वो डेंटिसिटी कहलाती है. अगर एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है, जैसे अमोनिया की बात करें तो एक है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर ही होता है, हाइड्रोजन एटम नहीं रहता उस केस में, तो वो मोनोडेंटेट है, उसकी डेंटिसिटी 1 होती है उस केस में. ठीक है जी. इसी तरह से वाटर के केस में वो भी यूनिडेंटेट है, मोनोडेंटेट है उस केस में. लेकिन कुछ होते हैं जैसे डाइडेंटेट या बाइडेंटेट रहते हैं, जैसे इथाइलिन डाइमीन है. इथाइलिन डाइमीन होता है CH3NH2 CH2 CH2NH2 CH2NH2, ये होता है. इसमें बेटा ये 2 डोनर एटम होते हैं,
2 नाइट्रोजन आइटम प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये डाइडेंटेट है, उसकी इसकी डेंसिटी क्या होगी 2, ठीक है जी। तो ये रहते हैं। और पॉलीडेंटेट जिनमें 2 से ज़्यादा, फिर 3 4 5 6 7 8 हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं, वो डेंसिटी कहलाती है, डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिगेंड। और इसी के अकॉर्डिंग जितने डोनर आइटम प्रेजेंट होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली यूनिडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ठीक है, इस तरह से उनको जो है वो नॉमिनेट किया जाता है, मीन्स नॉमेनक्लेट किया जाता है उनको। सो दिस इज अबाउट लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एक्सेट्रा। कुछ डेफिनेशंस और हैं बेटा, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन आपने एक बार इसको एक बार दोबारा से इतना वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी और सम डेफिनेशंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनको एक बार दोबारा से आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है, स्टडी कर लेना है बेटा, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं और इन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास आ जाएगा नॉमेनक्लेचर एक्सेट्रा। क्लियर बेटा?